हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वल्वाइटिस डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सी वजाइनाइटिस। तो वजाइनाइटिस, द वर्ड टेलिंग इट्स मीनिंग कि वजाइना में आइटिस हो गया। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक डाउन आप करोगे तो वजाइना और आइटिस दो फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वजाइना मीन्स जेनाइटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो हर बार की तरह मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आइटिस जहां पर भी लग जाता है आप उसे इन्फ्लेमेशन मान के चलो, क्योंकि आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन। चलिए देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उससे। तो वजाइना हम जानते हैं कि पहले तो वजाइना क्या है। वजाइना एक कह सकते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। सो वजाइनल ओपनिंग आपको देखने को मिलती है जब आप दो ऊपर के फोल्ड्स को हटाते हो, दैट इज लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ये बाहर वाला लेबिया मेजोरा होता है और ये अंदर वाला लेबिया माइनोरा होता है। जब आप इन दोनों को सेपरेट करते हो तो आपको एक ओपनिंग मिलती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग के अंदर वजाइनल कैनाल होता है, रास्ता होता है वजाइना के, और वो जाता है सीधे यूट्रस के अंदर। यूट्रस एक तरह का आपका हॉलो ऑर्गन है जो कि हिंदी में आप उसे बच्चेदानी भी बोलते हो। उसके अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये डिजीज क्या कहती है। तो इस वजाइना में या तो वजाइना के पूरे एरिया में, पूरे पाथवे में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इसको हम और भी बहुत सारे नेम से जानते हैं। वल्वो वजाइनाइटिस। वल्वो मीन्स होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वजाइना के पहले आपको लेबिया मेजोरा मिलेगा। इसके अंदर वाला ये जो है इसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो ऊपर वाला बल्ब लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। इन तीनों को अगर हम एक साथ काउंट करें तो उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, सॉरी वल्वा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वल्वा है इसके अंदर और वजाइना के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी वल्वो वजाइनाइटिस। इसके अलावा वजाइनोसिस भी इसको बोलते हैं या वजाइनल इन्फेक्शन भी नॉर्मली बोलते हैं। कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो मेनली बैक्टीरियाज हैं जो कि कॉज कर रहे हैं, ट्रोकोमास हैं जो कि कह सकते हैं कि एक पैरासाइट्स हैं, कैंडाइडर्स हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस हैं, एंड एट्रोपिक एक तरह का कह सकते हैं कि थिकनिंग ऑफ द वजाइनल एरिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वजाइना में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी इन सबको। ठीक है, इट मे लीड टू दी माइल्ड से ये सीवियर कंडीशन तक भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो ये अपने आप को सीवियर करते रहेंगे, माइल्ड से मॉडरेट चले जाएंगे, मॉडरेट से ये सीवियर चले जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा और आगे चल के ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन। तो वजाइनाइटिस क्या है? ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है। कहाँ का? वजाइना का। क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल जो हमारे वजाइना में गुड बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो गए, या वो कहीं ना कहीं वीक हो गए, या वो बैड बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वजाइना के अंदर पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये गुड बैक्टीरिया वजाइना को एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखते हैं। अगर ये बैक्टीरिया खुद ही इंजर्ड हो गए या ये कम हो गए नंबर्स में, तो क्या ये एक्सटर्नल बैक्टीरिया को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो एक तरह से नॉर्मल बैक्टीरिया, जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया भी बोल रहे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई और वो इन्फेक्शन को नहीं रोक पाए और आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन वजाइना के अंदर हो गया। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। तो एक और डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन या समझने के लिए, वजाइनाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना। सिंपली कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, ये कॉजेटिव एजेंट्स हैं, या तो आप इनको वजाइना के टाइप्स, वजाइनाइटिस के टाइप्स भी बोल सकते हो। ओके, बैक्टीरियल हो गया, पैरासाइटिक हो गया जिसको हमने वहां पे ट्रोकोमाइटिस भी पढ़ा था, अट्रोपिक हो गया, एंड फंगल हो गया जिसको हम कैंडिड्स भी पढ़ रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स क्या है, क्यों हो रहा है ये। तो सबसे पहले एट्रोपिक वजाइनाइटिस। ए मीन्स होता है एब्सेंट, ट्रोपिक मीन्स होता है सरफेस,
तो सरफेस यानी कि वजाइना का जो सरफेस था, वजाइना के कैनाल का जो सरफेस था, वो इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, वो इन्फेक्टेड हो गया। क्यों इन्फेक्टेड हुआ? उसका रीजन है ईस्ट्रोजन लेवल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट्रोजन एक तरह का हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन, और ये हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में हेल्प करता है, चाहे वो सेक्सुअल फंक्शंस हो, चाहे वो चाइल्ड बर्थ के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, प्रेगनेंसी के लिए हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लिए हो। आपका ईस्ट्रोजन लेवल जो है हर चीज में हेल्प करता है। तो जब मीनोपॉज स्टार्ट होता है, मीनोपॉज मीन्स क्या होता है? आफ्टर द एज ऑफ 45 एंड 50 आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसी को हम मीनोपॉज बोलते हैं। पॉज आ रहा है उसमें, ठीक है। मीनोपॉज के टाइम पे आपका ईस्ट्रोजन लेवल बनना बंद हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन लेवल का एक और मेन फंक्शन क्या है कि जब वो अच्छे से आपके अंदर होता है तो वो आपके वजाइना के गुड बैक्टीरिया को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और जब मीनोपॉज के टाइम पे जब ये एस्ट्रोजन कम हो जाता है तो आपके गुड बैक्टीरिया को कोई भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपके गुड बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, नहीं तो काफी हद तक डिसअपियर हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके वजाइना के सरफेस एरिया पे इंफेक्शन कॉज कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एट्रोपिक वजाइनाइटिस। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरियल वजाइनाइटिस। तो कभी कदार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं वो बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ कर जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके वजाइना का जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। एसिडिक होने के चक्कर में जो एसिडिक इसलिए होता है जिससे कि वो एक्सटर्नल इन्फेक्शन को भी मार सके और आपके जो नॉर्मल गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को भी मेंटेन वो कर सके, कह सकते हैं कि मैनेज कर सके, बहुत ज्यादा बढ़ने भी ना दे और बहुत ज्यादा कम भी ना होने दे। ठीक है, तो अगर आपका वजाइना का एसिडिक एनवायरनमेंट थोड़ा सा भी कम हुआ या वो बेस में चला गया, एल्कलाइन चला गया, तो आपके गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ओवर ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल बैक्टीरियाज। तो ये बैक्टीरियाज जब नॉर्मली ग्रोथ हो जाएंगे तो ये वजाइना को हार्म करने लगेंगे। वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज बहुत एक्सेस में भी नहीं अच्छी लगती है और बहुत कम भी नहीं अच्छी लगती है, तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि वजाइना को बहुत ज्यादा गुड बैक्टीरिया भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सेल्फ अटैक करने लगेंगे वजाइना पर। गुड बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोमोस वजाइनाइटिस। ट्राइकोमोस वजाइनाइटिस एक तरह का वजाइनल इन्फेक्शन है जिसको हमने पैरासाइटिक वजाइनाइटिस भी बोल दिया है। सो ये इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट स्किन टू स्किन से भी कांटेक्ट से फैल सकता है एंड एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू भी फैलता है। साथ ही साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ भी ये ट्राइकोमोनस वजाइनाइटिस स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडा इन्फेक्शन। ठीक है, तो कैंडिडा को हम फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मली बहुत ज्यादा उन लोगों में पाया जाता है जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या जिनको बार बार यूटीआई, रिकरेंट यूटीआई होता रहता है, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ऐसे लोगों में ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। सो ये फंगल इन्फेक्शन करता क्या है कि आपके वजाइनल ओपनिंग पे अटैक करता है। आपके वजाइनल ओपनिंग पे फंगस आकर के कह सकते हैं स्टिक हो जाते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन एंड ईचिंग फील कराते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ दी वजाइनाइटिस। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेस पे। तो कॉजेस में एज ऑलवेज सेक्सुअल एक्टिविटी, अगर कोई भी पर्सन मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रहा है तो उसको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर पार्टनर को कोई डिजीज है तो। अगर पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ऑलरेडी तो उसको वजाइनाइटिस होने के पूरे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने पूरा क्या कर रखा हुआ है, एकदम अटैक कर रखा हुआ है। कुछ मेडिसिन लाइक एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके कह सकते हैं गुड बैक्टीरिया को या लैक्टोबैसिलाइस को क्या करती हैं, वीक करती हैं, जिसकी वजह से अदर इन्फेक्शंस लगना जल्दी इजीली हो जाता है। इसके अलावा यूज ऑफ द स्पर्मिसाइड्स फॉर द बर्थ कंट्रोल।
तो स्पर्मेसाइट्स वो होते हैं जो कि स्पर्म को मारने का काम करते हैं, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत फॉर्म में आते हैं, ये देखिए स्पर्मेसाइट्स फॉर्म, फिल्म, स्पंज वगैरह, क्रीम्स वगैरह, ये सारी चीजें क्या करती हैं, स्पर्म के साथ साथ ये आपके गुड बैक्टीरिया को भी किल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये आपके गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो जिनको डायबिटीज हो जाती है उनकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का जो शुगर लेवल होता है, जो ग्लूकोज लेवल होता है, वो आपके इम्यून सेल्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से उनको कोई भी तरह का इन्फेक्शन इजीली लग सकता है। नेक्स्ट है हाइजीन प्रैक्टिस अगर नहीं यूज की है, लाइक अगर अनहाइजीनिक हैं आप, तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि उससे आपकी हाइजीन मेंटेन होगी, बट यू आर रॉन्ग। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, फायदा नहीं। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बबल बाथ, जैसे कि ये बबल बाथ आप देख रहे हो, तो बबल बाथ में आपका वजाइना इजिली एक्सपोज हो जाता है बबल्स के साथ, ठीक है। और जो भी आपको लाइक कह सकते हैं कि जो भी आपके बेसिलाइज होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो सोप वाटर से किल होना शुरू हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वीक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अदर बैक्टीरिया आपके अंदर इंसर्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है वजाइनल स्प्रे या वजाइनल डिओड्रेंट लोग यूज करते हैं, और आप सोचते हैं कि इट इज गुड। नो, इट इज नॉट गुड। क्यों? क्योंकि वो फुल ऑफ केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से आपके गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड वो अदर बैक्टीरिया को रोक नहीं पाते। नेक्स्ट है आपका डाउचिंग। तो डाउचिंग एक तरह का कह सकते हैं कि वाटर और केमिकल से मिलके एक कह सकते हैं कि फ्लूइड होता है, या आप कह सकते हो कि वाटर टाइप का होता है, जो कि बाहर मार्केट में मिलता है। मैंने इसका नेम हाइड कर रखा हुआ है। सो इस तरह के जो होते हैं डाउचिंग्स, ये क्या करते हैं, ये भी सेम प्रॉब्लम करते हैं कि आपके वजाइना को अच्छी स्मेल, ओडर तो दे देते हैं, बैड स्मेल से बचा तो लेते हैं, बट ये आपके गुड बैक्टीरिया को क्या करते हैं, हार्म कर देते हैं। नेक्स्ट है टाइटनिंग ऑफ द क्लोथ्स। टाइट क्लोथ्स की वजह से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप टाइट क्लोथिंग करते हो तो आपके अंदर जो स्वेटिंग होती है वो बाहर प्रॉपरली नहीं आ पाती है। और हम सब जानते हैं कि आपकी स्किन पे बहुत सारे फंगस भी होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो स्वेटिंग के थ्रू हट जाते हैं आपकी बॉडी से। और अगर स्वेटिंग वहां से नहीं हटेगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहीं पे रह जाएंगे। यूजिंग एन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, तो आईयूडी मोस्ट कॉमन आपका जो कॉपर टी है, जैसा कि अगर उसको इंसर्ट किया हुआ है और प्रॉपरली हेल्थ वर्कर ने उसे इंसर्ट नहीं किया है और अंदर कहीं पे इंजरी हो गई है, तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि उसका जो इन्फेक्शन होगा वो नीचे की ओर आ करके आपके वजाइना तक आ करके आपको इरिटेशन कर सकता है और वजाइनाइटिस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम्स। तो फाउल स्मेल, फिशी स्मेल आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर वजाइना में इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, मे बी पस भी हो गया हो। वजाइनल ईचिंग होगी। मोस्ट कॉमनली ये फंगल इन्फेक्शन में देखने को मिलती है कि जब फंगस आपके वजाइना पे अटैक करते हैं तो मोस्ट कॉमनली ईचिंग बहुत ही ज्यादा वर्स्ट कंडीशन वाली हो जाती है। आप जितना भी ईचिंग करोगे उतना ही ज्यादा वो और भी लाइक ऐसा आपको लगेगा कि और ईचिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके नेल्स जब उस पर टच होते हैं फंगस पे या उस जगह पे टच होते हैं, तो फंगस जो है वो अपने आप को इजिली डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वजाइनल ईचिंग भी एक सिम्टम है। इरिटेशन होगी ऑब्वियसली, जब आपको पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, स्वेलिंग आ जाएगी, पेन हो जाएगा, तो आप वॉशरूम नहीं जा पाओगे, आप सिट नहीं हो पाओगे, नॉर्मल ठीक से काम नहीं कर पाओगे, तो इरिटेशन होगी। इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होगी, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इस टाइम पे पेन इससे होगा बिकॉज आपके टिश्यूज इन्फेक्टेड हैं, डैमेज भी हो रहे होंगे, दैट्स वाई आपको पेन होगा। पेनफुल यूरिनेशन, तो यूरिन के अंदर थोड़ा सा कह सकते हैं कंसंट्रेशन जब हाई होता है, जब बहुत ज्यादा येलो यूरिन होता है, तो उसमें थोड़ा सा एसिडिक कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, जब आप उसको पी करोगे, बाहर निकालोगे, तो वो पेनफुल यूरिनेशन होगा। लाइट वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है अगर अंदर टिश्यू डैमेज हो गए तो। टेंडरनेस होगा, लाइक टच करने से बहुत पेन होगा, आपको टच करने से थोड़ा सॉफ्ट फील होगा बट पेन के साथ।
बर्निंग सेंसेशन, जब आप पी करोगे तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना ईचिंग वहां पे कर रखा हुआ है कि आपकी स्किन वहां पे स्किन रैशेस हो गए हैं। इसके साथ साथ इंक्रीज सेंसिटिविटी व्हेन वाइपिंग विद द टॉयलेट पेपर। तो इंक्रीज सेंसिटिविटी क्यों होगी? कि क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आपने ईचिंग कर करके वहां पे रैशेस कर रखे हुए हैं, स्किन वहां पे रफ हो गई है, और जब आप वाइप करोगे तो आपको वहां पे पेन होगा। रेडनेस आ जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आ जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, सोरनेस हो जाएगा, सोरनेस लाइक डिस्कम्फर्ट पेन। जब आप कुछ भी करोगे, टच हो ना हो, लेकिन वहां पे आपको पेन फील होगा। वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है, दैट इज व्हाइट डिस्चार्ज या पिंकिश डिस्चार्ज, अगर वो ब्लड के साथ आ रहा है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले हम करते हैं एज ऑलवेज। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको एज ऑलवेज क्या क्या पूछना है? आपको पूछना है मल्टीपल पार्टनर्स तो वो यूज नहीं करते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तो नहीं यूज किया हुआ है, इस क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, सेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, बबल वॉश तो नहीं लेते हैं, या कोई सॉल्यूशन या कोई डीओ तो नहीं यूज करते हैं वजाइना के लिए, इसके अलावा डाउट्स तो नहीं यूज करते हैं, या टाइट पैंट्स तो नहीं पहनते हैं। ये सारी चीजें आपको उनसे पूछना है। फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे, जिसमें हमें टेम्परेचर हाई मिलेगा क्योंकि फीवर हो रखा होगा पेशेंट को। जब इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर आता है तो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं, इसलिए आपको फीवर आता है। ठीक है, तो फीवर होगा, साथ ही साथ जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पल्स रेट भी इंक्रीज होगा। बाकी बीपी और रेस्पिरेशन काफी हद तक आपको नॉर्मल मिलेगा। नेक्स्ट हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें आपको उसके फेस में एंजाइटी एंड साथ ही साथ इरिटेशन भी मिलेगी। वजाइनल एग्जामिनेशन जब आप करोगे तो वहां पे आपको रेडनेस, स्वेलिंग, टेंडरनेस, डिस्चार्ज, पस या ब्लीडिंग स्पॉट भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है? ब्लड टेस्ट कराना है, जिसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंट मिल सकती है। अगर ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए तो वो आप समझ लो सीवियर कंडीशन भी जा सकती है। यूरिन एनालिसिस करोगे। यूरिन एनालिसिस में आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि अगर यूरिन में आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलता है तो आप इतना समझ लो कि आपके यूटीआई भी हो गया है, या आपके किडनी में, या आपके यूरिनरी ब्लैडर में, या आपके यूरेथ्रा में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पहुंच चुका है। नेक्स्ट है पैप स्मेयर टेस्ट। पैप स्मेयर टेस्ट एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें हम स्पेकुलम को इंसर्ट करके वजाइना को ओपन करके सर्विक्स के थ्रू उसका म्यूकस ले लेते हैं एक कॉटन स्वैब स्टिक में। ये कॉटन स्वैब स्टिक हम लेके जाते हैं लैब में, सेंड कर देते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस प्रेजेंट हो, जो कि कैंसर कॉज करता है सर्विक्स के अंदर। हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर की वजह से इंफेक्शन फैल रहा हो। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जिसमें आपको WBC काउंट इंक्रीज मिलेंगे ड्यू टू द इंक्रीज इन इन्फेक्शन। इसके अलावा परफॉर्म करेंगे पीएच टेस्टिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पीएच लेवल होता है वजाइना का, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वजाइना के गुड बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो नॉर्मल पीएच लेवल वजाइना का कितना होता है? 3.8 से 4.5 होता है। थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है, जिससे कि वो एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता रहे। अगर इससे ज्यादा पीएच लेवल बढ़ गया है, 4.5 से बढ़ गया है ज्यादा, तो एल्कलाइन हो गया आपका, है ना। तो ज्यादा एल्कलाइन से भी क्या होगा कि जो आपके खुद के बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज, वो भी आपको इंजर्ड करेंगे, और बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी आपके बैक्टीरियाज किल हो जाएंगे, है ना। तो ये नॉर्मल पीएच लेवल होना चाहिए। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकली हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो हर एक टाइप का अपना खुद का मैनेजमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिकमेंडेड नॉर्मली जो डोज चलती है, जो भी ड्रग्स चलते हैं वो यहाँ पे है, और अल्टरनेटिव जो रेजिमेंट्स चलते हैं, लाइक एडिशनल जो चलते हैं, वो भी हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल एक तरह का एंटीबायोटिक भी है और एंटी प्रोटोजोल भी है।
इसका काम क्या है, क्या करता है ये इनहेबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। किसके प्रोटीन सिंथेसिस को? बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास अपना खुद का प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में और उसको डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल क्या कर रही है कि वो डायरेक्ट बैक्टीरिया के प्रोटीन पे अटैक कर रही है। कितनी देते हैं? 500 mg। PO मीन्स पर ओरल, BD मीन्स 2 टाइम फॉर 7 डेज। इसके अलावा क्लिंडामाइसिन वजाइनल क्रीम दे सकते हैं। क्लिंडामाइसिन वजाइनल क्रीम 2% आती है ये क्लिंडामाइसिन। तो ये हम कहाँ अप्लाई करते हैं? वजाइना में अप्लाई करते हैं। इसका काम क्या है कि बैक्टीरियल ग्रोथ को डिक्रीज करती है, साथ ही साथ उसके इन्फेक्शन को भी डिक्रीज करती है। इसके अलावा या तो हम मेट्रोनिडाजोल जेल भी यूज कर सकते हैं, दैट इज 0.75%। BD मीन्स 2 टाइम्स अ डे फॉर 5 डेज। इसका भी सेम फंक्शन है ऑलमोस्ट कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कम करती है, साथ ही साथ उसका रेप्लिकेशन या उसका डिवीजन भी कम करती है। इसके अलावा एडिशनल में हम अल्टरनेटिव रेजिमेंट्स में हम क्लिंडामाइसिन 300 mg पर ओरल 2 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज दे सकते हैं। सो क्लिंडामाइसिन का काम क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। तो ये था आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल वजाइनाइटिस। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो फंगल इन्फेक्शन के लिए टॉपिकल एजेंट फंगल एंटी फंगल क्रीम आती है, ठीक है। तो ये एंटी फंगल क्रीम आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आप यूज कर सकते हो, जिससे कि ये फंगस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और वो जो जितना भी ईचिंग कर रहा है उसको डिक्रीज करेगी। इसके अलावा द बेस्ट वन इज फ्लूकोनाजोल 150 mg ओरली 1 टाइम। तो दिन में एक बार इसको लेते हैं, ऑड डेज में लेते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट डे लिया तो आप फिर थर्ड डे लोगे, देन आप फिफ्थ डे लोगे, ठीक है। इस तरह से ये 3 दिन का डोज होता है अल्टरनेटिव्स का, ठीक है। तो पर डे आप एक ही बार लोगे, पर डे नहीं, लाइक अल्टरनेट डेज में आप जिस भी दिन ले रहे हो और डेज में एक बार लोगे, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये किल करता है, ये डायरेक्ट फंगस को किल करता है, ठीक। सो इट इज वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल। इसके अलावा एडिशनल में आप क्या दे सकते हो, एक तरह का बोरिक एसिड आता है 0 जेलेटिन कैप्सूल के साथ। ये इस तरह से इसमें कैप्सूल में फिलअप होके आता है ये पाउडर। ये कैप्सूल आप डायरेक्ट वजाइना में इंसर्ट करते हो और ये धीरे धीरे करके वजाइना के सारे इन्फेक्शन को, लाइक फंगल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासाइटिक ट्रीटमेंट, ट्रोकोमोनियासिस। तो ट्रोकोमोनियासिस में आपको बोलना है कि जब तक ये पैरासाइटिक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक वो अपने पार्टनर से इंटरमेट ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये स्प्रेड होता है, प्लस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, ठीक है। इस वजह से आपको उनके पार्टनर को और उनको एक्सप्लेन करना है कि जब तक ये ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये क्योर नहीं हो जाता, तब तक आप सेक्सुअली इंटरमेट ना हो। तो इसका रेजिमेंट क्या है? मेट्रोनिडाजोल सेम फंक्शन है कि ये ग्रोथ को रोकता है। 2 ग्राम ओरली सिंगल डोज देंगे। इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल का बढ़ा देंगे हम 500 mg पर ओरल BD फॉर 7 डेज देंगे, जब इससे लाइक ज्यादा फायदा नहीं होगा देन। नेक्स्ट है आपका एट्रोपिक ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि एट्रोपिक ट्रीटमेंट ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से होता है, डिफिशियंसी की वजह से होता है, और ये मेनली कब होता है? जब आपका मीनोपॉज का टाइम आता है, प्री मीनोपॉज का टाइम आता है, ठीक है। तो इसमें आप ईस्ट्रोजन क्रीम, वजाइनल क्रीम प्रेफर कर सकते हो पेशेंट को कि वो अगर ये अप्लाई करेंगे वजाइना पे तो वजाइना की जो स्किन होगी वो थिक नहीं होगी, ड्राई नहीं होगी, तो ये वजाइना की स्किन को थिन रखेगा और ये मॉइस्ट रखेगा और वो बैक्टीरिया को भी इफेक्टिव रखेगा, जिससे कि वो अदर बैड बैक्टीरिया से लड़ सके। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग कंसिडरेशन। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है? सिट्स बाथ दे सकते हो। सिट्स बाथ एक तरह का पेरिनियल बाथ होता है। 5 से 15 मिनट्स के लिए हॉट एंड कोल्ड मिक्स वाटर में पेशेंट को बोलते हैं 5 से 15 मिनट्स के लिए वो उसमें बैठ जाए। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये 3 तरह के फंक्शन करता है। एक तो ये हाइजीन मेंटेन करके रखेगा, दूसरा पेन को कम करेगा, तीसरा जो भी इंफेक्शन होगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके इफेक्ट को भी कम करेगा।
नेक्स्ट है जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, बट वो सारी चीजें अवॉइड करनी है जिसकी वजह से आपके गुड बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स यूज करना है, जैसा कि आप बता सकते हो उन्हें कि एसटीडी क्या है, या आपको कॉन्डम्स वगैरह यूज करना है, प्रिकॉशंस यूज करना है, या आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हेल्थ एजुकेशन देना है, लाइफस्टाइल चेंज करानी है, उनको बोलना है कि अगर वो मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रहे हैं तो प्लीज वो मल्टीपल पार्टनर्स को ना यूज करें, प्लस वो प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करें। इसके साथ साथ वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं तो वो हाइजीन मेंटेन करें। एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल उनको 6 आवर के अंदर अंदर अपने पैड को चेंज करना है, भले वो वेट हो या ड्राई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सैनिटरी पैड्स वैसे भी कैंसर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उनको 6 आवर से पहले पहले चेंज करना है। पेशेंट को बोलना है कि एसटीडी क्या है, कैसे ट्रांसफर हो सकती है, वन पर्सन टू अनदर, क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं, मतलब वो सारी चीजें आपको बतानी है जो कि एसटीडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एडवाइस करना है हेल्दी फूड, हेल्दी न्यूट्रिशन लें साथ ही साथ। और अगर वो स्मोकिंग करती हैं तो स्मोकिंग को अवॉइड कर सकती हैं, और करना भी चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि आपके जो टिश्यू इंजरी हो जाती है उसकी जो हीलिंग होती है उसका प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है अगर आप स्मोकर हैं तो। इसके साथ साथ अगर वो हेल्दी न्यूट्रिशन लेंगी तो उनकी जो इम्यूनिटी होगी वो जल्द से जल्द बूस्ट हो जाएगी और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में उनको बोलना है कि उनको अपने वेट क्लोथ को जल्द से जल्द रिमूव करना है और क्लीन रखना है, अपने क्लोथ्स को भी और अपने आप को भी। इसलिए रखना है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ज्यादा वेट चीजों की वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो है इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जल्दी बढ़ती है। ठीक, तो जैसे कि वो स्विम करके आई हैं या वो कह सकते हैं कि कोई एक्सरसाइज करके आई हैं, तो उन्हें तुरंत ही आकर के अपने क्लोथ्स को चेंज करना है। एक्सेसिव टाइट पैंट्स को अवॉइड करना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्यों। इरिटेंट्स को अवॉइड करके रखना है, जैसा कि वजाइनल डिओड्रेंट्स को अवॉइड करना है, वजाइना में सोप यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। साथ ही साथ जब वो वाइप करें टॉयलेट पेपर से, वो बैक से फ्रंट से बैक की ओर वाइप करें। क्यों? क्योंकि अगर वो बैक से फ्रंट की ओर वाइप करेंगे तो जो बैक के स्टूल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फ्रंट में आकर के वजाइना में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। डाउच यूज नहीं करना है, कॉन्डम यूज करना है जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। साथ ही साथ कॉटन अंडरवेयर पहनना है, क्योंकि कॉटन अंडरवेयर जल्दी आपके स्वेटिंग को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और आपको प्रिवेंट भी रखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर आप प्रिवेंशन या नहीं करते हो प्रिवेंशन और आप बीमार पड़ जाते हो और फिर भी आप ठीक नहीं कर रहे हो, अपने आप को नहीं हो पा रहे हो, तो आपको बहुत सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PID, दैट इज पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पैल्विक एरिया आपके पूरे इस एरिया को बोलते हैं जहाँ पे आपका पूरा यूट्रस होता है, वजाइना होता है, पूरे जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल एक्सटर्नल जितना भी जेनाइटल ऑर्गन होता है वो सब पैल्विक के अंदर में आता है। ठीक है, तो पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होगा, जब आपका एक्सटर्नल जेनाइटेरिया और इंटरनल जेनाइटेरिया दोनों ही इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो वो PID के अंडर में आएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है अगर वो मल्टीपल पार्टनर्स यूज कर रही हैं या प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रही हैं। रिकरेंट UTI होता रहेगा अगर उन्होंने माइल्ड कंडीशन को सीवियर कंडीशन तक लेके चली गई, लाइक उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया, उन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिए, जो भी प्रिवेंशंस बताए हैं वो उन्होंने नहीं यूटिलाइज किए। ठीक, तो उनको क्या हो जाएगा, उनको रिकरेंट UTI होगा। साथ ही साथ जब उनको पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपके यूट्रस के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी हो जाएगा, आपके ओवरीज के अंदर भी हो जाएगा, आपके वजाइना के अंदर भी हो जाएगा, आपके पूरे जेनाइटल ऑर्गन के अंदर में हो जाएगा। तो आपका नॉर्मल जो फंक्शन होता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या कह सकते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। साथ ही साथ जब यूट्रस, आप जानते हो कि यूट्रस ही एक ऐसा होता है जो कि बेबी को अंदर कैरी करके रखता है। मान लीजिए यूट्रस की जो लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या बेबी यहाँ पे हेल्दी रह पाएगा? बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इनफर्टिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया।
जब इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरे ब्लड में फैल जाते हैं उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। सेप्सिस हो जाता है पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा टुडेज टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आ जाता है कभी कभी 5 मार्क्स में। सो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।